हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। दशहरा के बाद हमारा फर्स्ट क्लास आज हम लोग का होने जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इस दशहरा में अच्छे से आप लोग खुशियां बांटे होंगे। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई भी जितना सा हो सका होगा आप लोगों ने किया होगा। लेकिन अब हम लोग अपने वापस से ट्रैक पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का एग्जाम कब है भाई, दिसंबर में है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्लास को आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो होगा फिजिक्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है क्या चीज, बैंड एनर्जी। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है भाई, डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो और कुछ चीज कुछ बातें। ठीक है, तो हमारा जो बिहार इंजीनियरिंग का जो हम लोग का जो चल रहा है प्रोग्राम, ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का जितना भी कोर्स है, ठीक है, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, जिनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, आप वहां तो चाहे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग का सी वर्कशॉप, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ग्राफिक्स, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि और भी बहुत सारा चीज चल रहा है, आप लोग जाके एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिहार इंजीनियरिंग के इस अमेजिंग वाले सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे आज, फिजिक्स का लेक्चर 3। तो चलिए आज हम लोग को मेनली क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि बैंड एनर्जी किसको बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसका डायग्राम देखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग डिफरेंस, किसका डिफरेंस भाई, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, जब हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 2 लेक्चर या फिर 3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ कुछ प्रूफ, कुछ कुछ चीज समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल समझना काफी जरूरी है। तो वो चीज समझने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हम लोग का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सेमीकंडक्टर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लेजर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला है बैंड एनर्जी एंड बैंड डायग्राम। सबसे पहले बैंड एनर्जी का मतलब क्या चीज है भाई, यहां पर कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने बार बार सेमीकंडक्टर में सुना होगा कि कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये आखिर होता क्या चीज है, ये है क्या चीज। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर ये है क्या चीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपन कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कहे तो प्रीवियस मतलब कि हम लोग जूनियर क्लास में बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े। ठीक है, जिन्होंने कहा था कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कोई एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो किस यानी कि बोहर का जितना भी प्रिंसिपल था वो किसके ऊपर बेसिस था, वो सारा का सारा था किसके ऊपर, वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पे, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, यानी कि सारा का सारा चीज किसके ऊपर था, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस पे पढ़ते हैं, हम लोग को किसी क्रिस्टल के बारे में पढ़ना रहता है, किसी मेटल के ऊपर पढ़ना रहता है। क्यों, एक एटम के बारे में तो बात करना नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बोहर ने क्या बताया था, सबसे पहले ये क्या मान लिया, अगर हम लोग का कोई सेंटर है, ठीक है, फिर क्या है, ये कोई एक एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये कोई एनर्जी लेवल है, फिर ये क्या है, दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, फिर ये कहां पर है, एक तीसरा एनर्जी लेवल यहां पर है। ये क्या है, थर्ड एनर्जी लेवल ये रहा। ठीक है, ये तीनों एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होता है उस पे एनर्जी कितना होता है भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्स्ट वाले पे है। ठीक है, यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। फिर हम लोग जैसे ही नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वहां हो जाता है हमारा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे हम लोग और बाहर जाते हैं, यानी कि थर्ड हम लोग पे जाते हैं, तो वहां हम लोग को क्या मिलता है भाई, -1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि 1.15, सॉरी 15 नहीं 51, सॉरी, क्या है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर जैसे इससे बाहर जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, -0.85, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ कि एनर्जी क्या हुआ, जब आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन है तब उसका एनर्जी लेवल बना हुआ है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, एक नाम दिया। जैसे कि ये रहा हम लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल कि जैसे ये क्या है, एनर्जी लेवल है, फिर ये क्या है, हमारा दूसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, फिर ये क्या है, तीसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, चौथा एनर्जी लेवल है। तो हम लोगों ने सबने बोहर ने सबका क्या क्या नाम दे दिया था। तो सबसे पहले फर्स्ट, यानी कि ठीक है, n इज इक्वल टू अगर 1 है
तो इसको हम लोगों ने कहा था k, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर 2 है उसको बोला था l, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू अगर 3 है उसको हम लोगों ने क्या बोला था, उसको बोला था हम लोगों ने m, ठीक है। अगर n इज इक्वल टू क्या 4 है तो उसको बोले थे n, ठीक है। ये था हम लोग का ऑर्बिटल का नाम। तो एनर्जी जब n इज इक्वल टू 1 है यानी कि पहला जो है स्टेट है, ठीक है, तो वहां पर यानी कि फर्स्ट ऑर्बिटल जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका एनर्जी लेवल कितना है, अभी ऊपर में बात की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल। फिर सेकंड एनर्जी लेवल कैसा है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके जैसे ऊपर फर्दर ऊपर जाता है तो माइनस कितना हो जाएगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके ऊपर जैसे जाते हैं तो वो रहता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है किसी भी क्रिस्टल के बारे में, ठीक है, यानी कि किसी भी मेटल का, क्यों, यानी कि कोई भी मेटल जहां पर क्या हो हजारों इलेक्ट्रॉन होगा एक साथ, वो चीज पढ़ना है, ठीक है। जैसे ही अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो क्या काफी सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाता है, तब तो यहां पर बोर्स का एटॉमिक मॉडल फेल हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर है और हम लोगों को पढ़ना है बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक जब। तब जब ऐसा कुछ हो जाता है तब हम लोग को क्या रखता है, 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किन बातों का, किन चीजों का बातों का ध्यान रखना पड़ता है उसका हम बात करते हैं। तो सबसे पहला है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 एटम बगल बगल में है तो उसका इलेक्ट्रॉन भी बगल बगल होगा। इलेक्ट्रॉन अगर बगल बगल है इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा होगा। जैसे ही फोर्स लगाएगा तो ये जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब वो तो नहीं रहेगा, या तो वो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, पॉजिटिव, और यहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। उसी तरह एक और बगल में ही एटम है, ठीक है, उसका भी इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा भाई, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर और डिफरेंट चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जिसके वजह से जो एनर्जी है वो उतना नहीं रहेगा। अब क्या हो सकता है भाई, एनर्जी का एक लेयर आ जाएगा, लेयर बोलना कहना सही नहीं होगा, वो क्या कह सकते हैं हम लोग, रेंज आ जाएगा। रेंज इन द सेंस कि एनर्जी क्या हो जाएगा, एक रेंज में आ जाएगा, क्योंकि इतना सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके साथ प्रोटॉन भी है, ठीक है, यानी कि अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, ठीक है। अभी इसको छोड़ते हैं, इस लाइन को छोड़ते हैं, फिर हम इस लाइन पे वापस आएंगे। चलिए अभी क्या देखें कि हम लोग का जो एनर्जी लेवल है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिपल्सन होगा, क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा, एनर्जी घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मान लेते हैं कि मेरा क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस में, ठीक है। अब घटेगा बढ़ेगा जो होगा, एक और हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करें कि इलेक्ट्रॉन है उसके साथ प्रोटॉन है, तो यानी कि अगर ये प्रोटॉन है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, पहली बात। और जब इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला भी फोर्स यहां लगेगा, ठीक है, और इस पे यहां फोर्स लगेगा, यानी कि जिसके अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो भी अब नहीं रहेगा, यानी कि अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक रेंज बन जाएगा। रेंज बोले तो यहां रहेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के ऊपर रेंज बन जाएगा, इसी को बोलते हैं बैंड, एनर्जी बैंड। क्या बन जाएगा, एक रेंज ऑफ एनर्जी, उसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड। जैसे क्या हो सकता है, एनर्जी बढ़ भी सकता है, घट मतलब एनर्जी घट भी सकता है, -13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी बढ़ सकता है, जैसे -13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये तो हो गया कि इन चीजों का हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। किन सब चीजों का, इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखने के बाद हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग बात करेंगे अभी एनर्जी बैंड, उसके बारे में याद है। ये 2 चीज हो गया। तीसरा चीज क्या रखना है, बात याद, तीसरा बात ये है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये प्रोटॉन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये क्लोज आ गया है, इतना क्लोज आ गया है,
मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो काफी सटा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग क्या किसी भी मटेरियल के बारे में तो उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं करोड़ों एटम है जो बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा करीब। ये तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, अभी दूर दूर है, इसको क्या करते हैं करीब लेके आते हैं, यानी कि इतना करीब है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके दूसरे में चले जा रहा है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तभी भी क्या होगा, एनर्जी घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि यहां पर भी एक बैंड बनेगा। तो कौन सा बैंड बनता है, कंटिन्यूअस बैंड। कौन सा बैंड भाई, जिसके वजह से इन तीनों रीजन की वजह से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस बैंड, ठीक है। ड्यू टू दिस, क्या लिखेंगे यहां पर, ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ऑफ बैंड, या फिर यहां पर कह सकते हैं कंटिन्यूअस बैंड। वो कंटिन्यूअस बैंड कैसा होगा भाई, वो होगा कुछ ऐसा, ठीक है। यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहला क्या होगा, सबसे फर्स्ट बैंड है, ये हो गया हमारा फर्स्ट बैंड, ये हो गया फर्स्ट बैंड। ये है गया हमारा सेकेंड एनर्जी बैंड, ये हो गया हमारा थर्ड एनर्जी बैंड, ठीक है। और ये हो गया हमारा फोर्थ। तो इसी का नाम हम लोग, अब नया जो नाम उसी के नाम पे जो पुराना नाम पढ़े थे उसी को, जैसे इसका क्या था, यहां से के एल एम एंड एन, ठीक है। और इसका कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यानी कि ये क्या है, बैंड है, कंटिन्यूअस बैंड, यानी कि एनर्जी यहां भी हो सकता है, यहां भी, यानी कि एक फॉर्मेशन ऑफ बैंड हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या चीज है, अब यहां से स्टार्ट होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का कहानी, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होगा, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले हम लोगों ने क्या बनाया, पहले हम लोगों ने बनाया एक कंटिन्यूअस बनाया, ठीक है, यहां पर कंप्लीट था। लेकिन इसमें देखो आगे में हम क्या है कि एक फ्लैट लाइन छोड़े, क्यों, समझो। अगर हम लोग रेडियस को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, यहां पर रेडियस क्या है, मतलब रेडियस क्या है, 1/r के फॉर्म में इधर बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो रेडियस हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 0 कर देते हैं, यहां पर क्या है, फ्लैट लाइन है, ठीक है। तो रेडियस अगर 0 कर दिए तो 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। यानी कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, रेडियस को 0 करते हैं, एनर्जी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी एनर्जी नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या हो गया, आइटम क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। अभी क्लोज था, ठीक है, जैसे डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, यानी कि आइटम क्या हो गया, अब आइसोलेटेड हो गया। जैसे आइटम आइसोलेटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, -13.6, यानी कि वो एक सिंगल लाइन का एनर्जी लेवल होगा। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे जैसे हम लोग क्लोज आते जाता है तो वो क्या होता है, -13.6 क्या बन जाता है, एक रेंज बन जाता है, एक बैंड बन जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ -0.6, 13.6, यानी कि 13.5, 13.4, यानी कि जो भी हम लोग पीछे बात किए थे रेंज, वो ये तो होगी बात, ठीक है, बैंड फॉर्मेशन का, ठीक है। अब रही बात कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है, कहां का इलेक्ट्रॉन जाता है, आउटर मोस्ट सेल का जाता है, ठीक है। अगर मान लें कि ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, ये क्या है भाई, ये है हमारा आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल है तो इसमें दो पार्ट है, नीचे वाले को बोलते हैं वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों चीज को कहते हैं। अब वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, अब देखो। वैलेंस बैंड क्या होता है, सच बैंड विच हैज रेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसके पास रेंज ऑफ एनर्जी तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सच बैंड विच हैव ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। लेकिन
दिस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट प्ले एनी रोल इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में काम नहीं आता है। फिर काम क्या आता है? काम आता है कि यहां पर से एनर्जी इसको अगर मिल जाए, कितना एनर्जी बोलते हैं भाई? ईजी, ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑफ गैप, यानी कि दोनों के बीच में जो गैप बना हुआ है उतना एनर्जी मिल जाए, तो यहां से क्या होगा, हम ऐसा करते हैं एक साइड में बनाते हैं छोटा सा, ये क्या है? एक वैलेंस बैंड है और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है, ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल देते हैं एनर्जी गैप, ठीक है। वो कितना होगा भाई? एनर्जी गैप क्या होगा? अगर मान लें, अगर हम लोग कहते हैं इसको क्या बोल देते हैं, नीचे वाले को बोल देते हैं एनर्जी ऑफ, यानी कि लास्ट वाला सबसे जो करीब है उसका नाम दे देते हैं एनर्जी ऑफ वैलेंस, और इसका नाम देते हैं, इसका जो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होगा उसको बोल देते हैं एनर्जी ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी क्या होगा भाई? इसको बोल देते हैं ईजी। ईजी किसके बराबर होगा? ईजी होगा हम लोग के बराबर ईसी, यानी कि अपर एनर्जी लेवल, ठीक है, ठीक है, ईसी माइनस ईवी। ये समझे? ये समझ में आया कि नहीं? जैसे कि नीचे वाला है हमारा, ये है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? भरा हुआ है, क्या भाई? इलेक्ट्रॉन एकदम भरा हुआ है, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यहां से उठ के कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कितना एनर्जी चाहिए? अगर हम लोग मान लें वैलेंस बैंड का जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी है वो क्या है? ईवी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। और फिर कंडक्शन बैंड का जो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, वहां तक चल जाए, वो क्या है? ईसी है, ठीक है, एनर्जी ऑफ कंडक्शन। और हम लोग का जो ये जो बैंड गैप है, यानी जिसको हम लोग एनर्जी गैप बोलेंगे, इसका एनर्जी कितना होगा? अपर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, यही मिलेगा हम लोग को। जब इसको माइनस करेंगे, जो एनर्जी मिलेगा उतना एनर्जी अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया तो वहां से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब समझ में आया कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं? तो कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड को कहते हैं सच बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन मे नॉट बी प्रेजेंट, जहां पर क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर दूसरा बात क्या है? दूसरा है द बैंड अबव द वैलेंस बैंड, इट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड के जैसे ऊपर में कोई बैंड रखा हुआ है, यानी कि कोई एनर्जी बैंड है, उसी को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। यहां पर पहले से कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसको एनर्जी मिलने के बाद वहां पहुंचता है, ठीक है। फिर नीचे क्या है? द कंडक्शन बैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कभी एग्जाम में आ जाए पॉइंट लिखने के बारे में, ठीक है, 2 नंबर में या 3 नंबर में आ जाए, तो आराम से ये लिख के डायग्राम बना के दे देना है, ठीक है, और ये वाला पार्ट को रिप्रेजेंट कर देना है कि इतना एनर्जी होता है उसका, ठीक है। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक था डिफरेंस किसके किसके बीच में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है भाई, उसके बारे में हम लोग अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या चीज है, ठीक है, यानी कि कोई भी कंडक्टर है उसके पास क्या क्या चीज होता है, ठीक। तो देखो देखो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप। कोई भी अगर कंडक्टर है, यानी कि वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसमें क्या आ जाता है? वैलेंस बैंड, यानी कि जो हमारा ये वैलेंस बैंड था, ठीक है, और फिर और क्या था भाई? और हमारा जो कंडक्शन बैंड था, इसका क्या करते हैं? प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, और ठीक, ठीक है, मान लेते हैं अब ये ऐसा कुछ, ये क्या है? ये हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। दोनों क्या कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से क्या हुआ? डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो क्या पहले से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पहले से भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया यहां पर। जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, चलिए
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग देखिए एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है पहले से, ठीक है, ये है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसी के ऊपर आ गया, तो मतलब है कि कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब है कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी अब कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो यही कह रहा है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। हाँ, तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग क्या हो रहा है भाई, ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक। अब क्या रहा, एनर्जी गैप। अब एनर्जी गैप कितना होगा, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ है तो एनर्जी का तो कोई जरूरत ही नहीं है कि इतना एनर्जी डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, ऐसा तो कोई बात सीन है ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे में। मगर अगर हम ये कहें कि आपका घर और आपके नानी के घर, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे होगा तभी तो आपका चलने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अगर सपोज करो कि नानी का घर आपके घर के जस्ट बगल में एकदम सटा हुआ, ठीक है, तो आपको कितना देर चलना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा नहीं, बस घर से जैसे बाहर निकले अरे हम तो पहुंच गए नानी के घर, ठीक है। तो यही बात यहां पर है कंडक्टर में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में, तो एनर्जी गैप जीरो। समझ में आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब रही बात नेक्स्ट पार्ट, अब रहा रेडली इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जितना बात अभी हम बोले कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा, जंप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से प्रेजेंट है, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब रही बात कि कंडक्टिविटी कितना होता है इसमें, कंडक्टिविटी ही इसमें होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी इसमें होता है 10 टू द पावर -8 टू द 10 टू द पावर -12, ठीक है, और रेसिस्टिविटी कितना होता है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। यानी कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कोई भी चीज को कहते हैं रुकावट, कोई भी चीज आ रहा है उसको रोकना, उसी को क्या बोलते हैं रेसिस्ट करना। तो रेसिस्टिविटी कितना होता है 10 टू द पावर 2 से लेकर 10 टू द पावर 8 तक। और कंडक्टिविटी कितना होता है भाई, कंडक्टिविटी होता है 10 टू द पावर -8 से लेकर 10 टू द पावर 12। समझ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या चीज होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अब पहले हम लोग कंडक्टर देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये है हमारा कंडक्शन बैंड। ये क्या है हमारा कंडक्शन बैंड। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, यानी कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर सेपरेटली, यानी क्या होता है सेपरेट होता है, सेपरेटली, यानी कि ये क्या होता है सेपरेट होता है, ठीक है। यानी कि एनर्जी गैप जो होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका जो गैप है एनर्जी गैप होगा, यानी कि एनर्जी गैप वो कितना होगा भाई, एनर्जी गैप होगा वो लेस देन होगा कितना से, ठीक है, यानी कि एनर्जी जो होगा लेस देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक। यानी कि इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चल जाएगा कंडक्शन बैंड में, यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, ठीक है। अब कितना एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये कब एक्वायर होगा, क्या लगता है कि कितना इसमें हीट देना पड़ेगा जो इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो यहां लिखा गया है भाई, क्या है भाई, इसमें क्या है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि यहां पर वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि ये काम सारा खेला किस पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है कंडक्टिविटी, ठीक है, इसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो कितना होता है 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर 6 तक, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो होता है वो कितना होता है 10 टू द पावर 6 से लेकर 10 टू द पावर 5 तक, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर क्या चीज होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या होगा, काफी दूर दूर होगा, ठीक है। यानी कि वैलेंस बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, सॉरी ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ठीक है। तो ये कितना है, काफी दूर दूर है, ये है कंडक्शन बैंड और ये हो गया भाई वैलेंस बैंड, इसके बीच में क्या है डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लार्जली सेपरेटेड, यानी कि बोले तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर लार्जली सेपरेटेड।
अब इसका एनर्जी कितना होगा, एनर्जी गैप जो है वो कितना होगा, ये ग्रेटर देन होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तभी यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अब देखो डायमंड में कितना होता है, डायमंड में 6 इसका जो इलेक्ट्रिक जो चाहिए इसको एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, यानी कि कहें तो वेरी हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड देन ओनली इलेक्ट्रॉन कैन जंप कंडक्शन टू किसमें, कंडक्शन टू किसमें जाएगा भाई, सॉरी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगा इसको तब। ठीक है, अब देखो इसका रेसिस्टिविटी कितना है, ठीक है, यानी कि रोकने का क्षमता कितना है, इसका 10 टू द पावर 11 से लेके 10 टू द पावर 18 तक, सोच सकते हैं कितना ज्यादा रेसिस्ट कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को पास करने दे ही नहीं रहा है। ठीक है, अब रहा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसका कितना 10 टू द पावर -19 टू 10 टू द पावर -11, यानी कि इतना कम, सारा चीज माइनस में खेला हो रहा है, वो भी 19 और 11 के साथ। ठीक है, तो कितना कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा सोच सकते हैं। अब रही बात नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ स्टेट। अभी पीछे जितना भी सारा चीज पढ़ लिया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं बात डेंसिटी ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा किसके बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में नहीं, हम लोगों ने क्या देखा, बोर्स के बताया था कि वो कितना होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है, सारा चीज क्या होता है उसका बात एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है। लेकिन हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में पढ़ना होगा तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी कोई सामान उठाएंगे तो वो क्या होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, कोई भी चीज होगा। यहां तक कि जब हम लोग 1 mm, ठीक है, 1 mm क्यूब अगर कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, कोई भी मेटल क्रिस्टल लेते हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक है, कितना एटम होता है, जब हम लोग 1 mm क्यूब का हम लोग कोई भी मेटल या फिर क्रिस्टल उठाते हैं उसमें 10 टू द पावर 23 एटम होता है। अब सोच सकते हैं कि जब उतना एटम होगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे ये पता कर पाएंगे कि उसमें कितना एनर्जी लेवल है। ठीक है, कितना एनर्जी लेवल है, कितना बैंड है, ये वो तो हम लोग आराम से निकाल ही नहीं पाएंगे। अगर हम लोग एक एटम के बारे में बात करते हैं तो हम लोग पता चलता है कि हाँ इसमें इतना एनर्जी लेवल है, ये है। ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे, जब इतनी छोटी सी में इतना एटम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहीं पर से डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लें कि अगर बात करते हैं यहां पर कि 10 टू द पावर 23 क्या है, एटम है। ठीक है, तो इसमें कितना एनर्जी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितना एनर्जी होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। अगर हम लोग 1 एटम का बात करेंगे, इसमें कितना एनर्जी होगा, इसमें एनर्जी होगा 1/10 टू द पावर कितना होगा 1। अगर हम लोग यहां से डायरेक्ट देखें 1/10 टू द पावर -23, कितना कम एनर्जी है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे। ठीक है, इसमें तो निकालना काफी दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि इतने छोटे से स्मॉल एनर्जी के बारे में हम लोग कितना एनर्जी लेवल है वो पता कर पाए। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट पढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में। डेंसिटी ऑफ स्टेट कहते हैं किसको, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं क्योंकि ये बस थोड़ा सा समझने के लिए है, इसका ज्यादा इस्तेमाल है नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्या बात करना है भाई, बात करना है हम लोगों को कि डेंसिटी ऑफ स्टेट होता क्या है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाए। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, यानी कि कितना एनर्जी लेवल है कोई भी यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ठीक है, किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम पर। ठीक है, अभी हम लोग को देखा था कितना छोटा एनर्जी लेवल था, उसमें हम लोग को पता करना है कितना एनर्जी लेवल होगा, वो तो पता नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको पता करने के लिए हम लोग डेंसिटी के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो आओ इसका हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो हो गया कि नंबर ऑफ एनर्जी फील्ड लाइन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको अगर हम लोग को इंग्लिश मतलब थोड़ा सा वर्ड में लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ
क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लाइन, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, ठीक है, यानी कि लेवल कहें या फिर स्टेट कहें, प्रेजेंट इन यूनिट, क्या यूनिट, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ZE से, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ZE से, यानी कि ZE इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ZE, ठीक है, ZE इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहां पर निकालना है, यानी कि डेरिवेशन करना है, ठीक है, तो डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एटम को क्या करेंगे, किसके फॉर्म में मान लेते हैं, एक स्फीयर के फॉर्म में मान लेते हैं कि हमारा जो एटम है वो किसके फॉर्म में भाई, एक स्फीयर के फॉर्म में, ठीक है, तो स्फीयर के फॉर्म में है, उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टेन लेंगे, ऑक्टेन किसको बोलते हैं, किसी भी स्फीयर को हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ करने के बाद ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है और नीचे वाला जो हेमिस्फीयर है उसको भी 4 भाग में बांट देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा एक एटम क्या बन जाएगा, ऑक्टेन के फॉर्म में बन जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे ऐसे कुछ, ठीक है, और फिर ये तो हो गया हमारा, अब यहां पर से इसको क्या करते हैं, सॉरी इसको थोड़ा सा इधर, कोई बात नहीं, इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है, ये बनेगा तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक एटम, ठीक है, एटम का हम क्या किया, हम लोग ऊपर वाले का कॉर्नर में जैसे ऑक्टेन बनाते हैं वैसे बना दिए, ठीक है, इसका जो इंटरनल रेडियस है हम लोग का मान लेते हैं n, ठीक है, और ये जो बाहर में जो छोटा सा जो है, यानी कि ऑक्टेन इंटरनल रेडियस और बाहर में जो ये छोटा सा पार्ट है, इसका एनर्जी इसका कितना होगा, रेडियस, छोटा रेडियस, इसको मान लेते हैं हम लोग dn, ठीक है, तो अंदर वाला का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी मान लेते हैं, एनर्जी क्या है, E है, और इसका एनर्जी कितना होगा, DE एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, तो क्या करेंगे, जब हम लोग छोटा एनर्जी लेवल के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ZE D, ठीक है, और ये भी एनर्जी भी क्या होगा, हम लोग छोटा बात करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग छोटा छोटा एनर्जी के बारे में निकालेंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Ne, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले अंदर वाले का एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग अंदर वाले का एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी अंदर वाले का क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वॉल्यूम होता है स्फीयर का V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, सबसे पहले क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं अंदर वाले का, तो एनर्जी किसका, एनर्जी ऑफ रेडियस n, ठीक है, जब हम लोग का रेडियस क्या है, n है, यानी कि हम लोग अंदर वाले का बात करते हैं कि जब एनर्जी हम रेडियस n है तब हम लोग का एनर्जी क्या होगा, तो देखो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा जब हम लोग का रेडियस n है तो एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी हो जाएगा हम लोग का E, ठीक है, एनर्जी हो जाएगा E, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर वाले की बात करते हैं, एनर्जी किसका, बाहर का, तो एनर्जी ऑफ आउटर, यानी कि बोले तो बाहर वाले का, आउटर रेडियस, आउटर सरफेस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, n तो हम लोग का इंटरनल रेडियस है, प्लस इसमें छोटा सा रेडियस और जुटेगा dn, तो ये किसके बराबर होगा, एनर्जी अंदर वाले का प्लस छोटा एनर्जी DE, ठीक है,
ये समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? चलिए अब क्या करते हैं, ये तो हो गया हम लोगों ने बस टर्म के हिसाब से लिखा। अब हम लोग इसका एनर्जी वाकई में कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाले का अगर हम लोग निकालेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी किसके लिए, किसी भी एक वॉल्यूम के लिए, पूरा का पूरा स्फीयर के लिए, वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, अपना रेडियस जो है वो क्या रखेंगे n, तो क्या हो जाएगा n³। ठीक है, ये क्या होगा, लेकिन हम लोग को निकालना है किसमें, ऑक्टेन के फॉर्म में निकालना है। तो फॉर ऑक्टेन, ऑक्टेन के लिए हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 1/8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे भी 4 पार्ट ऊपर भी 4 पार्ट, हम लोग एक कोने में बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/8। तो हम लोग एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/8 इंटू 4/3 पाई n³। ठीक है, अब जैसे इसको कटाएंगे 4 दूनी 8, तो बचा क्या भाई यहां पर E इज इक्वल टू पाई n³ डिवाइडेड बाय 6। तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी किसका, ये एनर्जी हो गया हम लोग का अंदर वाले का। तो अब हम लोग एनर्जी इसी तरह क्या करते हैं, बाहर वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी फॉर आउटर रेडियस, एनर्जी ऑफ आउटर रेडियस, आउटर रेडियस, हम लोग आउटर रेडियस का एनर्जी निकालते हैं। तो आउटर रेडियस में क्या होगा भाई, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E तो अभी हमने निकाले, प्लस क्या होगा बाहर वाला प्लस DE, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 4/3 पाई, और R हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अंदर का रेडियस प्लस छोटा और रेडियस DE। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा E इज इक्वल टू 4/3 पाई n प्लस DE। लेकिन हम लोग को किसके बारे में निकालना है, ऑक्टेन के बारे में निकालना है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये और ये कट गया 2, तो बचा क्या, एनर्जी यहां पर E डैश अगर हम लोग लिखेंगे, E डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई/6। ठीक है, अंदर में कितना हो जाएगा n प्लस DE ऊपर पे होल क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बाहर वाले का एनर्जी। हम लोग को निकालना है कितना है, छोटा सा एनर्जी लेवल का निकालना है, यानी कि DE एनर्जी लेवल निकालना है। बोले तो ZD, यानी कि हम लोग एनर्जी कितना निकालेंगे, DE एनर्जी लेवल निकालेंगे। तो DE जब एनर्जी लेवल निकालना पड़ेगा, मतलब कह रहे हैं कि हमको इस वाले पार्ट का एनर्जी निकालना है, इसका एनर्जी निकालना है, इस वाले लाइन का, DE लाइन का। तो हम लोग यहां पर से क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं यहां पर कि आउटर एनर्जी लेवल माइनस इनर एनर्जी लेवल, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एक छोटा सा एनर्जी लेवल का हम लोग को क्या निकल जाएगा, एनर्जी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ स्मॉल यानी कि D, ठीक है, तो एनर्जी किसका, छोटे जगह का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि जिसको हम लोग बोलेंगे ZE इज इक्वल टू हो जाएगा E डैश माइनस E। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, पाई/6, ठीक है, क्या था n प्लस DE होल क्यूब माइनस कितना हो जाएगा पाई n³ डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको एक्सपेंड किया जाए, इसको जैसे कि क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो पाई/6, इसको जैसे हम लोग खोलते हैं तो ये क्या बन जाएगा n³ प्लस dn का क्यूब प्लस 3n² dn प्लस 3n dn का क्यूब, सॉरी dn का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा n का क्यूब। ये n का क्यूब हम लोगों ने पाई बाहर निकाल लिया, 6 भी बाहर निकाल लिया, यानी कि यहां से हम लोग क्या रखे, कॉमन ले लिए। ठीक है, कॉमन लिए तो हम लोग को क्या बचा, ये पाई यहां पर नहीं होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कॉमन ले लिए। ठीक है, स्टेप समझ में नहीं आया तो स्टेप समझ में उम्मीद करते हैं आ गया, अगर नहीं आया तो हम यहां पर क्या करते हैं, स्टेप बढ़ा देते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने किया पाई/6 n प्लस DE का क्यूब माइनस पाई/6 और n³। ठीक है, यहां पर से हम लोग पाई/6 क्या करें, कॉमन ले लिए, अंदर में बचा क्या n
n+d का क्यूब प्लस पाई n का क्यूब, इसको जैसे एक्सपेंड किए तो ये हम लोग का बन गया। ठीक है, अब रही बात कि अब आते हैं क्या, कुछ यहां पर क्या होगा, कुछ कटेगा, क्या क्या कटेगा भाई, n³ और n³ कट गया। ठीक है, अब देखो, अब रही बात कि dn क्या एक छोटा चीज है, dn क्या बहुत ज्यादा छोटा है, हम लोग dn मतलब क्या बहुत बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, dn और वो भी उसका क्यूब, यानी कि इसको क्या कर सकते, एक इतना सा छोटा चीज है उसको हम लोग और 3 बार छोटा कर दिए, तो कितना छोटा हो गया, लगभग ना के बराबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला जितना भी चीज है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जैसे कि नेग्लेक्ट बोले तो 0, ये वाला भी पार्ट हम लोग का 0 हो गया और यहां पर वाला भी पार्ट हम लोग का 0 हो गया। बचा क्या हम लोग का 3n² dn। तो यहां पर हम लोग का जो नेक्स्ट जो बचा, नेक्स्ट हम लोग का क्या बचा, नेक्स्ट हम लोग का बचा है π/6, π/6 अंदर में क्या रहा भाई, अंदर में हम लोग का 3n² dn, और यहां से 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो फाइनली हम लोग का बचेगा π/2 और ये n², इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहां पर, अरे एक सेकंड, हम लोग क्या निकाले थे, जेडी। ठीक है, जेडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πn² dn डिवाइडेड बाय 2, ये निकल गया हम लोग का जेडी। ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी दो चीज, क्या चीज है, दो चीज इसमें अननोन है। जैसे क्या है, n² अभी भी अननोन है और dn क्या है, अभी भी अननोन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों चीज को निकालते हैं। तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं क्या, स्टार, इक्वेशन स्टार, और इसको हम लोग ये दोनों चीज को मिटा देते हैं क्योंकि ये तो काम का चीज है नहीं। हाँ, तो अब आता है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n निकालेंगे और dn निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो हम लोग को सिलेबस में है नहीं, लेकिन वो चीज हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है कि एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसमें, विद इन ए क्यूब, किसी भी क्यूब में वो कितना होता है, वो देखें, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन अ क्यूब, वो कितना होता है भाई, वो होता है E इज इक्वल टू n² h² अपॉन 8 ma का स्क्वायर। अब इसमें कौन चीज क्या क्या चीज है वो भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर h क्या है, m क्या है, ठीक है, ए तो जानते होंगे, मास जान ही रहे हैं। ठीक है, n हम लोग को क्या चीज है और h क्या है। यहां पर h जो है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, ठीक है, तो वहां हम लोगों को पता था डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं, m किसको बोलते हैं, इफेक्टिव मास। ठीक है, इफेक्टिव मास, ठीक है, केमिस्ट्री में काफी बार पढ़े हैं इफेक्टिव मास। ठीक है, तो ये h क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और f है इफेक्टिव मास। दोनों चीज क्लियर हो गया। यहां पर से हम लोग को क्या निकालना है, n निकालना है। तो n को क्या करते हैं, एक साइड लेके चलते हैं। जैसे ही हम लोग n को एक साइड लेके चलेंगे, बोले तो n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ma² इंटू e डिवाइडेड बाय h², ये आया। अब यहां पर से स्क्वायर भी अगर हटाया जाए तो ये पर क्या हो जाएगा, 8 e ma का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h² अपॉन, यानी कि ऊपर पे 1/2, बोले तो रूट चढ़ गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है dn। n तो निकल गया हम लोग का, अब dn निकालना है। dn के लिए हम लोग क्या करेंगे, dn के लिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, dn मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, टू फाइंड n dn निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किसके, विद dn से क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इस वाले पार्ट को जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
n है तो ये बन जाएगा n dn, और इधर वाला का डिफरेंशिएट करके क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो स्पेस काफी कम होने के कारण इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे, ठीक है, इसको जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को, फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है, यहां तो हम लोग n निकालें, जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोग का बन जाएगा 2n dn, ठीक है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट ऑफ n, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x का क्या होता है, ये आगे n x n माइनस वन, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर का क्या होता है n x n माइनस वन। ठीक है, तो जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे वाला पार्ट 2 आगे आ जाएगा, फिर 2 के पास पावर 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n dn, और इस वाले पार्ट को हम लोग जैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये सारा का सारा तो अधिकतर कांस्टेंट ही है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 8, यानी कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 8e a स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर और साथ में de। ठीक है, यानी कि ये वाला हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को नहीं, इसको, ये वाला जो है इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर देखो इसको और एरो मार दे रहे हैं, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किए, जैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ n स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस वन, तो आगे 2 आगे आ जाएगा n, और फिर पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया 2n dn, उसके बाद ये सारा का सारा क्या था कांस्टेंट था, तो सब बाहर आ गया, और बचा था e, तो उसको डिफरेंशिएट जैसे कि, तो वो क्या बन गया de बन गया। अब यहाँ पर n dn जैसे निकालेंगे तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से 2 काट देते हैं, यानी कि इस 2 को इधर से काट दें, तो हम लोग का फाइनली क्या बन जाएगा n dn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4e a स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, de, ये हम लोग का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों चीज को उसमें हम लोग पुट करेंगे, जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, स्पेस का में तो हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, कहां पर पुट करना है बता रहे हैं, यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हम लोग को जो निकाले हैं z इज इक्वल टू पाई n स्क्वायर dn और फिर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग n का जो वैल्यू निकला था वो पुट कर देंगे, उसका dn का जो वैल्यू निकला था वो पुट कर देंगे, ठीक है, n dn का वैल्यू निकल गया और उसका निकल गया, तो हम लोग दोनों को पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू क्या निकलेगा, यानी कि n e de इज इक्वल टू पाई अपॉन 4, आप इतना सा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पुट कर लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 8e ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लीकेशन e की पावर 1/2 de। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही था हम लोग का एंड जो हम लोग को निकालना था डेंसिटी ऑफ स्टेट, तो वो हम लोग को पता चल गया। कोई भी एक स्मॉल कोई भी बहुत ज्यादा छोटा अगर कोई एनर्जी लेवल है, वहां पर हम लोग को एनर्जी स्टेट निकालना रहेगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट वो हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा हम कुछ किए नहीं है, हम बता दे रहे हैं क्या किए। जो हम लोग का जो पीछे एन और डीएन का जो जगह था खाली, वहां पर हम लोग एक बार एन का वैल्यू डाल दिए और एन डीएन का वैल्यू डाल दिए। ठीक है, इसके ऊपर पावर हाफ है, ठीक है, और प्लस एक हाफ और था, तो दोनों 1/2 + 1 मिलके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ये आपके लिए हिंट है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर दिएगा। तो ये हो गया हम लोग का। और फर्दर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी एटम में कितना होता है, कितना एटम होता है। कोई भी अगर मान लें कि कोई भी अगर पॉलीज एक्सक्लूजन के हिसाब से क्या था कि कहीं पर भी अगर कोई बॉक्स है, यानी कि एटम का जो स्पेस है, वहां पर हमेशा क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एक दोनों अपोजिट स्पिन में। तो इसको हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, Ne = क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं फ्रॉम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर Ne क्या मिल गया, Ne ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई, π/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 8e ma² h²
यहाँ पर 3/2 e की पावर 1/2 और d, ये फाइनली हम लोग का निकल गया जो हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो नोट्स में मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग का क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में बात किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग किसके बात करेंगे, क्राउनिंग के बारे में। ठीक है, क्राउनिंग पेनी मॉडल जो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट आ जाता है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जल्दी ही 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग फटाफट सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।